आप सभी दर्शकों और प्रशंसकों का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी के लिए, आप सभी की रिक्वेस्ट पर इस बार हम लेकर आ रहे हैं लीव रूल से संबंधित वीडियो। आप सभी से अनुरोध है, यह वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद लीव रूल से संबंधित सभी आपकी प्रॉब्लम्स, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इसमें सारी लीव्स से रिलेटेड उसकी कंडीशंस को रखा गया है, उसके प्रोविजंस को भी रखा गया है। यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन एक बार इसे देखने के बाद आपको विभागीय परीक्षाओं में और व्यक्तिगत किसी डाउट के बारे में किसी अन्य व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए चलिए देखते हैं लीव रूल 1972 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। लीव रूल 1972 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। दिस वीडियो has prepared by Deepak Sen, Instructor, Postal Training Center, वडोदरा। यह प्रेजेंटेशन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लीव रूल के संबंध में सामान्य जानकारी को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। It should not be preferred as guidelines of government. In case of any variance in this material, the government guidelines, rules, regulation, laws shall prevail. What is leave? Leave क्या है? With prior approval of competent authority, provision to stay away from duty, work for genuine reason. Competent यानी सक्षम अधिकारी के अप्रूवल के पूर्व स्वीकृति के साथ अपने कार्य से दूर रहना, बाहर रहना ही एक लीव कहा जाएगा। अप्रूवल में बी ग्रांटेड इन फॉलोइंग कंडीशन। यह अप्रूवल कुछ स्थितियों में दिया जा सकता है। एनी कैजुअलिटी, फॉर प्लान्ड एक्टिविटी, ऑन मेडिकल ग्राउंड, एनी अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन। कैजुअलिटी आकस्मिकता, प्लान्ड एक्टिविटी किसी भी योजना के तहत पूर्व स्वीकृति ली जा सकती है। मेडिकल ग्राउंड यानी आप स्वस्थ ना हो तब भी आप लीव पर जा सकते हैं, और इनके अलावा कुछ असामान्य परिस्थितियों में भी लीव का प्रावधान किया गया है। लीव रूल को सरलता से समझने के लिए हमने इस प्रेजेंटेशन को कुछ भागों में बांटा है। पार्ट 1 एप्लीकेबिलिटी, जिसमें हम शामिल करेंगे जनरल प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ लीव। पार्ट 2 में हम शामिल करेंगे अर्न्ड लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। पार्ट 3 में हम देखेंगे मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, लीव ऑन एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड केयर लीव। पार्ट 4 में हम देखेंगे WRILL, रिल, कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, और पार्ट 5 में हम देखेंगे स्टडी लीव। आइए चलते हैं पहले भाग की तरफ, जनरल प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ लीव। केंद्रीय कर्मचारियों के संबंध में लागू होने वाले अवकाश नियमों को सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 कहा जाता है। यह रूल 1 जून 1972 से लागू हुए। एप्लीकेबिलिटी, extent of application. Save as otherwise provided in these rules shall apply to government servants appointed to the civil services and posts in connection with the affairs of the union, but shall not apply to. यह नियम सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगे, लेकिन निम्न बताए जा रहे कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होंगे। रेलवे सर्वेंट्स, persons in casual or daily related or part-time employment, persons paid from contingencies,
workmen employed in industrial establishments, persons employed in work charge establishments, members of the All India Services, persons locally recruited for service in diplomatic, consular or other Indian establishment in foreign countries, persons employed on contract except when the contract provides otherwise, persons in respect of whom special provisions have been made by or under the provisions of the Constitution or any other law for the time being in force, persons governed for purposes of leave by the fundamental rules or the civil service regulations, persons serving under a central government department on deputation from a state government or any other source for a limited duration. अब समझते हैं अवकाश नियमावली के सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल क्या है। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। अवकाश को अधिकार के रूप में कभी भी क्लेम नहीं किया जा सकता है। द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी may refuse or revoke leave of any kind of leave due and applied for, but it shall not be opened to that authority to alter kind of leave due and applied for except at the written request of the government servant. लीव स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी अवकाश को रिफ्यूज कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है, लेकिन यह किसी भी प्रकार का अल्टरेशन लीव मांगी गई छुट्टी में नहीं कर सकता जब तक कि शासकीय कर्मचारी के द्वारा लिखित में ऐसा प्रार्थना पत्र ना दिया जाए। अर्न्ड लीव should not ordinarily be denied during the last 10 years of service. Leave of one kind taken earlier may be converted into leave of a different kind at later date at the request of the official and at the discretion of the authority who granted leave. The government servant should apply for such conversion within 30 days of completion of the relevant spell of leave. किसी भी प्रकार की ली गई छुट्टी को शासकीय कर्मचारी किसी अन्य प्रकार की छुट्टी में भी परिवर्तित करवा सकता है, लेकिन इसके लिए उस सरकारी कर्मचारी को अवकाश समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर यह आवेदन पत्र देना होगा। This, however, cannot be claimed as a matter of right by the official. हालांकि इस तरह से परिवर्तन करना भी अधिकार के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता है। Conversion of one kind of leave into leave of different kind is permissible only when applied for by the official while in service and not after quitting service. छुट्टी में यानी अवकाश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर्मचारी के द्वारा जबकि वह सर्विस में है तभी कराया जा सकता है। सेवा को छोड़ देने के बाद यह परिवर्तन नहीं किया जा सकता। Leave sanctioning authority may commute retrospectively periods of absence without leave into extraordinary leave. अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी एब्सेंस पीरियड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में परिवर्तित कर सकता है, जबकि यह लीव भूतकाल में यानी पहले ली गई हो। No leave of any kind can be granted for a continuous period
exceeding 5 year। किसी भी प्रकार की लीव यानी अवकाश 5 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं लिया जा सकता, एक्सेप्ट विथ द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यह कार्य केवल प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही संभव है। विदाउट अ वैलिड रीजन अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिमेन्स एब्सेंट फॉर कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 years other than foreign service with or without leave should be deemed to have resigned from government servant। किसी भी वैलिड रीजन के बिना यदि कोई शासकीय कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक अवकाश पर रहता है, तब उसे सर्विस से रिजाइन किया हुआ समझा जा सकता है। An official on leave should not take up any service or employment elsewhere without obtaining prior sanction of the competent authority। एक कर्मचारी जो कि लीव पर है उसे किसी अन्य रोजगार पर कहीं और नहीं जाना चाहिए जबकि उसे इस तरह की स्वीकृति सक्षम अधिकारी के द्वारा ना दी गई हो। ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड। गवर्नमेंट सर्वेंट, गजेटेड और नॉन गजेटेड, who is CGHS beneficiary and residing within the limit of CGHS at the time of illness should produce medical certificate, fitness certificate from a CGHS doctor। वे सभी कर्मचारी चाहे वो गजेटेड हों या नॉन गजेटेड यदि CGHS के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें अवकाश पर जाने के लिए ऑन मेडिकल ग्राउंड पर अवकाश पर जाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट CGHS डॉक्टर से ही लेना चाहिए। In respect of government servant who has opted out of CGHS facilities and availing the medical facilities provided by her spouse's employer, the medical certificate for availing the commuted leave issued by hospital medical practitioner approved by that employer is allowed। यदि कोई शासकीय कर्मचारी अपने स्पाउस के एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाने वाली सुविधा का उपयोग करता है तब ऐसी स्थिति में यह अलाउड है। Who is not a CGHS beneficiary and CGHS beneficiary who proceed outside the headquarter on duty, leave, etc. should produce the certificate from AMA, and in such cases a non-gazetted government servant may produce certificate from RMP if there is no AMA available within a radius of 8 km of his residence। यदि कोई शासकीय कर्मचारी जो CGHS बेनिफिशियरी नहीं है या ऐसे CGHS बेनिफिशियरी जो हेडक्वार्टर से ड्यूटी पर बाहर जाते हैं या अवकाश पर जाते हैं, उन्हें अपना चिकित्सकीय प्रमाण पत्र AMA ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट और ऐसी स्थिति में नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा RMP के माध्यम से ऐसा सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि उनके घर के आसपास कोई भी AMA 8 किलोमीटर की रेडियस में नहीं है। Where a non-gazetted government servant finds it difficult to obtain medical certificate, fitness certificate from CGHS, AMA, the leave sanctioning authority may consider grant of leave on the basis of the certificate from an RMP after taking into account the circumstances of the case। जहां कोई नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट
सर्टिफिकेट सीजीएचएस और एएमए का प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है या अपने को असमर्थ पाता है, तब ऐसी स्थिति में अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह सर्टिफिकेट आरएमपी के द्वारा भी मान्य किया जा सकता है। In the case of hospitalization, indoor treatment permitted in a private hospital recognized under CGHS, CSMA rules, a government servant, gazetted or non-gazetted, may produce medical certificate or fitness certificate from the authorized doctor in such a hospital, in case his hospitalization indoor treatment is on account of the particular kind of disease, heart, cancer, etc., for the treatment of which the concerned hospital has been recognized. This relaxation is not admissible in case of any day-to-day outdoor treatment or indoor treatment in respect of any other disease. सीजीएचएस के अंतर्गत आने वाले किसी भी अधिकृत प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो किसी विशेष बीमारी के लिए अधिकृत किए गए हैं, जैसे हार्ट डिसीज, कैंसर डिसीज, एक शासकीय कर्मचारी इन हॉस्पिटल्स में जब अपना हॉस्पिटलाइज्ड होने पर या इंडोर ट्रीटमेंट लेता है, तब ऐसी स्थिति में इन अधिकृत हॉस्पिटल्स के डॉक्टर के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट भी मान्य है। यह रिलैक्सेशन आपको अलाउ नहीं होगा यदि आप डे टू डे या आउटडोर ट्रीटमेंट ऐसे हॉस्पिटल्स में लेते हैं। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी may secure second medical opinion if considered necessary. अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी मेडिकल अवकाश के संबंध में सेकंड ओपिनियन के लिए भी जा सकता है। A government servant who is on leave on medical certificate will be permitted to return to duty only on production of a medical certificate of fitness from the AMA, CGHS doctor, registered medical practitioner as the case may be. एक शासकीय सेवक जब वह चिकित्सकीय अवकाश पर जाता है, तब उसे वापस आने की स्वीकृति एक फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकेगी। यह फिटनेस सर्टिफिकेट AMA, CGHS डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। Overstay of leave without proper sanction will be debited against the HPL account of the government servant to the extent HPL is due, and the excess treated as EOL, यानी extraordinary leave. No leave salary is admissible for the entire period of overstay, and the period of such overstay will not count for increment, leave and pension. स्वीकृत अवकाश की अवधि से अधिक अवकाश पर रहना, ऐसी स्थिति में यह अवकाश HPL में से डेबिट होगा। HPL के समाप्त होने पर भी यदि अवकाश की अवधि अधिक है, तब इस अवकाश की अवधि को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में परिवर्तित किया जा सकेगा। इस अवधि के लिए लीव सैलरी एडमिसिबल नहीं होगी और यह अवधि पर एब्सेंट होना इंक्रीमेंट और लीव और पेंशन के लिए भी इसे काउंट नहीं किया जा सकेगा। willful absence from duty after the expiry of leave renders a government servant liable to disciplinary action.
स्वेच्छा से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना गवर्नमेंट सर्वेंट को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए योग्य बना सकता है। Absence without leave, not in continuance of any authorized leave, will constitute an interruption of service unless it is regularized. यदि अवकाश स्वीकृत किए बिना ही अनाधिकृत रूप से कोई कर्मचारी अनुपस्थित है, ऐसे अवधि को यदि नियमित नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में यह स्थिति इंटरप्शन ऑफ सर्विस के रूप में ली जा सकती है। A government servant who has been permanently incapacitated from government service on account of mental or physical disability shall not be invalidated or reduced in rank. If he is not suitable for the present post, he could be shifted to some other post with the same pay scale and service benefits. If not possible to adjust, he may be kept on a supernumerary post until a post becomes available for or his superannuation, whichever is earlier. No promotion shall be denied. मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर यदि कोई शासकीय कर्मचारी परमानेंटली गवर्नमेंट सर्विस के लिए इनकैपेसिएट होता है, तब ऐसी स्थिति में उसे उसकी रैंक से इनवैलिड या रिड्यूस नहीं किया जाएगा। उसे ऐसे उसके समान पे स्केल और सर्विस बेनिफिट की किसी अन्य पोस्ट पर एडजस्ट किया जाएगा। यदि ऐसा एडजस्ट करना संभव नहीं है तो उसे किसी अन्य पोस्ट पर रखा जाएगा, ऐसी पोस्ट पर रखा जाएगा जब तक कि उसके योग्यता के अनुसार कोई अन्य पोस्ट नहीं मिल जाती या उसके सुपर एनुएशन तक उसे ऐसी स्थिति में रखा जाएगा। जो भी पूर्व होगा उसे इस स्थिति में रखा जाएगा। नो प्रमोशन शैल बी डिनाइड। ऐसी अवस्था में और इस पूर्ण अवधि में उसके लिए आने वाले किसी भी प्रमोशन को डिनाई नहीं किया जाएगा। Leave applied on medical certificate due to disability should not be refused, revoked without reference to a medical authority. The ceiling on maximum leave under Rule 12 will not be applied. Any leave debited after government servant is incapacitated shall be remitted back. Family member may submit leave application, medical certificate if government servant is unable to submit the same. डिसेबिलिटी के कारण प्रस्तुत किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी के द्वारा मेडिकल अथॉरिटी के रेफरेंस के बिना रिफ्यूज या रिवोक नहीं किया जाना चाहिए। द सीलिंग ऑन मैक्सिमम लीव रूल 12 के अंतर्गत 5 साल की अवधि का अधिकतम सीमा इस संबंध में अप्लाई नहीं होती है। कोई भी लीव जो गवर्नमेंट सर्वेंट के इनकैपेसिट होने के बाद डेबिट होती है उसे वापस रेमिट किया जाएगा। फैमिली मेंबर इस संबंध में एप्लीकेशन या सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। यदि शासकीय सेवक इस तरह से अपना एप्लीकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करने में असमर्थ है तब। इस प्रेजेंटेशन में हम निम्न लीव के बारे में जानने वाले हैं। अर्न लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, लीव ऑन एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड केयर लीव, WRILL, रिल, कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव,
और स्टडी लीव। हम जानेंगे इनके लिए लीव रूल में क्या क्या प्रावधान केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को के लिए किया गया है। पार्ट 2, अर्न लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अर्नड लीव, अर्जित अवकाश। Credit will be afforded in advance at a uniform rate of 15 days on the 1st January and 1st July every year. The credit to be afforded will be reduced by 1/10 of the extraordinary leave availed and or period of dies non during the previous half year, subject to a maximum of 15 days and to the extent of such credit only. अर्जित अवकाश का प्रावधान रूल 26 में किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिट कैसे होती है। अर्न लीव का अकाउंट 1 जनवरी और 1 जुलाई समान रूप से 15 दिनों का अर्जित अवकाश इस अर्जित अवकाश के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके लिए रिड्यूस्ड किस रेट से होगा? यदि किसी शासकीय सेवक ने पूर्व के 6 माही यानी अर्धवार्षिक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर रहा है या डाइज नॉन रहा है, तब उसका 1/10 और यह अवधि मैक्सिमम 15 दिनों की होगी। इस आधार पर उसे अर्न लीव का क्रेडिट दिया जाएगा। एक्यूमुलेशन, अर्न लीव कैन बी accumulated up to 300 days in addition to number of days for which encashment has been allowed along with LTC. अर्जित अवकाश अधिकतम 300 दिनों तक के लिए ही आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। ये 300 दिन LTC में लिए गए यानी इनकैशमेंट किए गए अन्य अर्जित अवकाश के अतिरिक्त ये 300 दिन होंगे। While limiting the maximum of 300 days, where the balance at credit in 286 to 300 days, further advance credit of 15 days on 1st January, 1st July will be kept separately. जिन शासकीय सेवकों का क्रेडिट बैलेंस 286 से लेकर 300 तक है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को उनके EL अकाउंट में क्रेडिट होने वाले 15 दिनों के लीव EL का अकाउंट सेपरेट मेंटेन किया जाएगा एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द EL अवेल्ड ऑफ ड्यूरिंग दैट हाफ ईयर एंडिंग। और इन EL अकाउंट को उस अर्धवार्षिक के दौरान ली जाने वाली छुट्टियों में समायोजित किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। However, if the leave availed is less than 15 days, the remainder leave will be credited to the leave account subject to the ceiling of 300 days at the close of that half year. और यदि उस अर्धवार्षिक के दौरान ली जाने वाली अवकाश 15 दिनों से कम है तो बाकी बचे अवकाश लीव अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और यह सीमा 300 EL तक की सीमा से संबंधित होगी। इससे अतिरिक्त लीव उस EL अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए जा सकते। The credit for the half year in which a government servant is appointed will be afforded at the rate of 2.5 days for each completed calendar month of service which he is likely to render in the calendar half year in which he is appointed. उस अर्धवर्ष जिसमें सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया है, प्रति पूर्ण कैलेंडर माह की सेवा जिसे वह संभवतः उस अर्धवर्ष जिसमें वह नियुक्त किया गया है के दौरान निष्पादित करेगा, 2.5 डे की दर से उसके खाते में जमा किया जाएगा। The credit for the half year in which a government servant is due to retire
or resign from the service will be afforded at the rate of 2.5 days for each completed month, calendar month in that half year up to the date of retirement or resignation। जिस अर्धवर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवा से त्यागपत्र देने वाला है, उस अर्धवर्ष में सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र की तारीख तक 2.5 डे प्रति पूर्ण कैलेंडर माह की दर से उसके खाते में EL जमा किया जाएगा। The credit for the half year in which a government servant is removed, dismissed from service will be afforded at the rate of 2.5 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed। In the case of death of a government servant while in service, credit will be afforded at the rate of 2.5 days per completed calendar month up to the date of death। जिस अर्धवर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है, प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 2.5 दिन की दर से पूर्ववर्ती माह तक जिसमें उसे हटाया या बर्खास्त किया जाना है, EL खाते में जमा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में मृत्यु की तारीख तक 2.5 दिन प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह की दर से जमा किया जाएगा। If a government servant retires, resigns, is removed, is dismissed, dies at the middle of calendar year, the earned leave credited should be reduced at the rate of 1/10 of any extraordinary leave taken in that half year, and the leave account regularized। यदि सरकारी कर्मचारी कैलेंडर वर्ष के मध्य में सेवानिवृत्त होता है, त्यागपत्र देता है, हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या उसकी मृत्यु होती है, जमा किए गए अर्जित छुट्टी से उस अर्धवर्ष में लिए गए किसी असाधारण अवकाश के 1/10 भाग की दर से घटाया जाएगा और अवकाश खाते को नियमित किया जाएगा। While affording credit, fraction of a day should be rounded off to the nearest day। Example, 7.5 days to be rounded as 8 days। जमा करते समय दिन के भाग को निकटतम दिन से पूर्णांकित किया जाएगा। उदाहरण हेतु 7.5 दिन को 8 दिन से पूर्णांकित किया जाएगा। EL on account of unavailed joining time। उपभोग ना किए गए कार्य ग्रहण काल के कारण अर्जित छुट्टी। Unavailed joining time, that is the number of days admissible subject to a maximum of 15 days reduced by the actual number of days availed, shall be credited to the earned leave account subject to the following condition। उपयोग ना किया गया कार्य ग्रहण काल अर्थात स्वीकार्य दिन की संख्या से अधिकतम 15 दिन की सीमा तक उपयोग किए गए वास्तविक दिन की संख्या घटाई जाएगी। निम्नलिखित शर्तों के अधीन अर्जित अवकाश खाते में जमा किया जाएगा। A. The government servant is ordered to join the new post without availing full admissible joining time, or he proceeds alone to the new place and joins the post without availing full joining time and takes his family later within the permissible time for claiming travelling allowance for the family। A. संपूर्ण स्वीकार्य कार्य ग्रहण काल का उपभोग किए बिना सरकारी कर्मचारी को नए
पद का कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है, या वह नए स्थान पर अकेले ही प्रस्थान करता है और बिना संपूर्ण कार्य ग्रहण काल का उपभोग किए नया पदभार ग्रहण करता है और अनुमत समय के अंदर परिवार को ले जाता है, जिससे वह परिवार हेतु यात्रा भत्ता का दावा प्रस्तुत कर सके। The credit of earned leave plus the unavailed joining time credited should not exceed 300 days, in addition to the number of days for which encashment has been allowed along with LTC. अर्जित अवकाश का जमा एवं उपभोग न किया गया कार्य ग्रहण काल 300 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। यात्रा अवकाश रियायत सहित नकदीकरण प्रदान किए गए दिन के अतिरिक्त। The concession of showing advance credit separately in the leave account is not applicable. अवकाश खाते में अलग से अग्रिम जमा प्रदर्शित करना अनुमत नहीं है। One day joining time admissible for transfer within the same station, if not availed, cannot be credited to the EL account. एक दिन का कार्य ग्रहण काल जो उसी स्टेशन में स्थानांतरण पर स्वीकार्य है, यदि उपभोग नहीं किया जाता है, अर्जित अवकाश खाते में जमा नहीं किया जा सकता। Earned leave can be availed up to 180 days at a time. एक समय में 180 दिन तक के अर्जित अवकाश का उपभोग किया जा सकता है। एक्सेप्शन अपवाद है। Earned leave exceeding 180 days but not exceeding 300 days at a time may be granted to Group A and Group B officers if at least the quantum of leave in excess of 180 days is spent outside India, Bangladesh, Bhutan, Burma, Sri Lanka, Nepal and Pakistan. समूह A और समूह बी अधिकारियों को एक अवसर पर 180 दिन से अधिक किंतु 300 दिन से कम अर्जित अवकाश प्रदान किया जा सकता है, यदि कम से कम 180 दिन से अधिक अवकाश दिन की संख्या भारत, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान से बाहर व्यतीत की जाती है। बी Earned leave may be taken at a time up to 300 days as leave preparatory to retirement. सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में एक समय में 300 दिन तक की अर्जित अवकाश लिया जा सकता है। Half pay leave is credited in advance at the rate of 10 days on the 1st January and 1st July every year. The advance credit for the half year in which a government servant is appointed will be at the rate of 5/3 days for each completed calendar month of service he is likely to render in the half year in which he is appointed. प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10 दिन की दर से अर्धवेतन अवकाश को अग्रिम जमा किया जाता है। उस अर्धवर्ष जिसमें सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया है के प्रत्येक पूर्ण किए गए माह की सेवा जिसे वह उस अर्धवर्ष जिसमें वह नियुक्त किया गया है के दौरान निष्पादित करेगा, 5/3 की दर से उसके खाते में जमा किया जाएगा। The half pay leave to be credited every half year will be reduced at the rate of 1/18 of the period of Diaznon suspensions treated as Diaznon during the preceding half year, subject to a maximum of 10 days. प्रत्येक वर्ष में जमा किए जाने वाले अर्धवेतन अवकाश से पूर्ववर्ती अर्धवर्ष के दौरान की अकार्य दिवस,
अकार्य दिवस माना जाने वाला निलंबन की अवधि 1/18 की दर से अधिकतम 10 दिन के अधीन घटाई जाएगी। The credit for the half year in which a government servant is due to retire, resign, will be afforded at the rate of 5/3 days for each completed calendar month of service in that half year up to the date of retirement or resignation। जिस अर्धवर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवा से त्याग पत्र देने वाला है, उस अर्धवर्ष में सेवानिवृत्ति या त्याग पत्र की तारीख तक 5/3 दिन प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह की दर से उसके खाते में जमा किया जाएगा। The credit for the half year in which a government servant is removed, dismissed from service will be afforded at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the last calendar month of service. In the case of death of a government servant while in service, credit will be afforded at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the date of death। जिस अर्धवर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है, प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 प्रतिदिन की दर से पूर्ण कैलेंडर माह तक जिसमें उसे हटाया या बर्खास्त किया जाना है, खाते में जमा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में मृत्यु की तारीख तक 5/3 दिन प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह की दर से जमा किया जाएगा। हाफ पे लीव कैन बी अवेल आइदर विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। अर्ध वेतन अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ या उसके बिना उपभोग किया जा सकता है। The grant of half pay leave to a temporary official is subject to the sanctioning authority satisfying himself that the official will return to duty after its expiry. This condition is not applicable where such official is declared completely and permanently incapacitated for further service। अस्थायी कर्मचारी को अर्ध वेतन अवकाश प्रदान करना मंजूरी दाता प्राधिकारी द्वारा स्वयं संतुष्ट होने के अधीन है कि कर्मचारी अवकाश की समाप्ति पर कार्य पर लौटेगा। जहां ऐसा कर्मचारी पूर्णतया और स्थायी रूप से आगे की सेवा के लिए अशक्त घोषित कर दिया गया है, यह शर्त प्रयोज्य लागू नहीं है। While affording credit, fraction shall be rounded off the nearest day। जमा करते समय, क्रेडिट करते समय शेष भाग को नियरेस्ट दिन में पूर्णांकित कर दिया जाएगा। कम्यूटेड लीव, अब हम समझते हैं कम्यूटेड लीव क्या है। कम्यूटेड लीव not exceeding half the amount of half pay leave due can be taken on medical certificate। कम्यूटेड लीव देय अर्ध वेतन अवकाश की आधी मात्रा से अधिक न होने वाला परिवर्तित अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जा सकता है। कम्यूटेड लीव कैन बी टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। कुछ आगे स्थितियां बताई जा रही हैं जिनके अनुसार परिवर्तित अवकाश बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के भी लिया जा सकेगा। अप टू मैक्सिमम ऑफ 90 days in the entire service if utilized for an approved course of study certified to be in public interest। संपूर्ण सेवा काल के दौरान 90 दिन तक यदि लोक हित में
प्रमाणित अनुमोदित पाठ्यक्रम हेतु उपभोग किया जाए। Up to maximum of 60 days by a female government servant if it is in continuation of maternity leave। महिला सरकारी कर्मचारी द्वारा अधिकतम 60 दिन हेतु यदि यह मैटरनिटी लीव है उसको जारी रखने के क्रम में है, तब ये कम्यूटेड लीव ली जा सकती है। Up to maximum of 60 days by a female government servant with less than 2 living children if she adopts a child less than 1 year old। महिला सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 60 दिन तक जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं तथा यदि वह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेती है, एडॉप्ट करती है। Commuted leave can be granted only when the leave sanctioning authority is satisfied that there is a reasonable prospect of the government servant returning to duty on its expiry, so it cannot be granted as leave preparatory to retirement। परिवर्तित अवकाश केवल तभी प्रदान किया जा सकता है जब अवकाश देने वाला अधिकारी संतुष्ट है कि इसकी समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी वापस कार्य पर लौटेगा, अतः इसे सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश की तरह प्रदान नहीं किया जा सकता है। If commuted leave is taken, twice the number of days availed should be debited in the half pay leave account। यदि परिवर्तित अवकाश लिया जाता है, उपभोग किए गए दिन का 2 गुना अर्ध वेतन अवकाश के खाते से डेबिट किया जाएगा। Where a government servant granted commuted leave quits service voluntarily without returning duty, the commuted leave shall be treated as half pay leave and the excess leave shall be recovered। If the retirement is by reason of ill health incapacitating him for further service or in the event of death, recovery should not be made। जहां परिवर्तित अवकाश प्रदान किया गया सरकारी कर्मचारी कार्य पर लौटे बिना स्वेच्छा से सेवा का त्याग करता है, परिवर्तित अवकाश को अर्ध वेतन अवकाश की तरह समझा जाएगा और अतिरिक्त अवकाश वेतन को वसूल भी किया जाएगा। यदि खराब स्वास्थ्य के कारण आगे सेवा करने में असक्षमता सेवानिवृत्ति का कारण है या मृत्यु की दशा में वसूली नहीं की जाएगी। Commuted leave may be granted at the request of the government servant even when earned leave is available। अर्जित अवकाश उपलब्ध रहते हुए भी सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर परिवर्तित अवकाश प्रदान किया जा सकता है। Commuted leave on medical ground may be allowed to a government servant who has opted out of CGHS on the basis of certificates issued by hospitals, medical practitioners approved by the employer of the spouse। सरकारी कर्मचारी जिसने CGHS से बाहर विकल्प का चयन किया है, पति या पत्नी की नियोक्ता द्वारा अनुमोदित अस्पतालों या चिकित्सकों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर परिवर्तित अवकाश अनुमत किया जा सकता है। अब अवकाश है लीव नॉट ड्यू। इसे अदेय अवकाश या अर्जन शोध्य अवकाश भी कहा जाता है। लीव नॉट ड्यू may be granted to a permanent government servant with no half pay leave at credit। अर्ध वेतन अवकाश खाते में जमा न होने पर स्थायी सरकारी कर्मचारी को अदेय अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
temporary officials with minimum of 1 year service and suffering from TB, leprosy, cancer or mental illness may also be granted leave not due if the post from which the official proceeds on leave is likely to last till his return. अस्थायी कर्मचारी जिनकी कम से कम 1 वर्ष की सेवा है और लेप्रोसी, टीबी, कैंसर या मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं को भी अदेय अवकाश प्रदान किया जा सकता है यदि वह पद जिससे कर्मचारी अवकाश पर जाता है उसकी वापसी तक उसके विद्यमान रहने की संभावना है. It is granted on medical certificate exception below note if the leave sanctioning authority is satisfied that there is reasonable prospect of the government servant returning to duty on its expiry. यह अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान किया जाता है. अपवाद इस संबंध में आगे आपको बताया जाएगा. यदि अवकाश प्रदान करने वाला सक्षम अधिकारी संतुष्ट है कि सरकारी कर्मचारी अवकाश की समाप्ति पर कार्य पर लौटेगा. इट में बी ग्रांटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट. अब चर्चा करते हैं बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के यह अवकाश कैसे दिया जाएगा. इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी के क्रम में to a female government servant with less than 2 living children on adoption of a child less than a year old. महिला सरकारी कर्मचारी को जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं तथा वह 1 वर्ष से कम आयु का बच्चा गोद लेती है. The amount of leave should be limited to the half pay leave that the government servant is likely to earn subsequently. अवकाश की मात्रा को उतने अर्धवेतन अवकाश तक सीमित रखना चाहिए जितने की सरकारी कर्मचारी के द्वारा बाद में अर्जित करने की संभावना हो. लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 360 डेज. संपूर्ण सेवा काल के दौरान अदेय अवकाश अधिकतम 360 दिन तक सीमित है. Leave not due will be debited against the half pay leave that the government servant earns subsequently. अदेय अवकाश उस अर्धवेतन अवकाश के नाम से डेबिट होगा जिन्हें कर्मचारी बाद में अर्जित करेगा. It cannot be granted in the case of leave preparatory to retirement. सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के मामले में इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है. When a government servant granted leave not due resigns from service or is permitted to retire voluntarily without returning to duty, the leave not due should be cancelled. यदि जिस कर्मचारी को अदेय अवकाश स्वीकृत किया जाता है वह सेवा से त्यागपत्र दे देता है या उसे ड्यूटी पर लौटे बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दे दी जाती है तो अदेय अवकाश कैंसिल कर दिया जाएगा. Where a government servant who having availed himself of leave not due returns to duty but resigns or retires from service before he has earned such leave, he shall be liable to refund the leave salary to the extent the leave has not been earned subsequently. यदि जिस कर्मचारी ने अदेय अवकाश का लाभ उठाया है वह ड्यूटी पर लौट जाता है लेकिन ऐसा अवकाश अर्जित करने से पहले ही वह त्यागपत्र दे देता है
या सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे उतने दिन का अवकाश वेतन वापस करना हुआ जिसे उसने बाद में अर्जित नहीं किया है। In case of above, leave salary will not be recovered if the retirement is due to ill health, incapacitating the government servant for further service, or in the event of death, or is retired prematurely under FR 56J or FR 56I or Rule 48(1)B CCS Pension Rule। ऊपर के मामलों में जो अभी पहले पूर्व में बताए गए हैं उस स्थिति में अवकाश वेतन वापस नहीं लिया जाएगा जिसमें सरकारी कर्मचारी अस्वस्थता के कारण आगे सेवा करने में असमर्थ हो या मृत्यु के मामले में या वह मूल नियम 56J या मूल नियम 56L या CCS पेंशन नियमों के नियम 48(1)B के अधीन समय पूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है। It can be granted to an officer whose leave account shows a debit balance in consequence of grant of leave not due on a previous occasion। जिस अधिकारी के अवकाश खाते में पहले स्वीकृत किए गए अदेय अवकाश के परिणामतः शेष दर्शाया जाता है उसे भी यह प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट लीव है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण अवकाश। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट when no other leave is admissible, when other leave is admissible but government servant applies in writing for extraordinary leave। सरकारी कर्मचारी को असाधारण अवकाश निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाता है। पहला ए, जब अन्य अवकाश स्वीकार्य न हो। बी, जब अन्य अवकाश स्वीकार्य हो लेकिन सरकारी कर्मचारी असाधारण अवकाश के लिए लिखित आवेदन करता है। Extraordinary leave cannot be availed concurrently during the notice period when going on voluntary retirement। यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाते समय असाधारण अवकाश नोटिस अवधि के दौरान मांगा जाता है तब यह अवकाश अवेल नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का लिमिट क्या है। नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 years सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस। एनी अमाउंट ऑफ EOL may be sanctioned to a permanent government servant। किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश लगातार 5 वर्ष से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस सीमा के अधीन रहते हुए स्थायी सरकारी कर्मचारी को कितनी भी असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। फॉर टेम्पररी ऑफिशियल द लिमिट ऑन एनी वन ओकेजन। अस्थायी कर्मचारी के मामले में किसी एक अवसर पर असाधारण अवकाश की सीमा इस प्रकार है। ए, ऑल ऑफिशियल अप टू 3 months विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। सभी कर्मचारियों के लिए 3 माह तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अथवा उसके बिना। बी, ऑफिशियल विद अ मिनिमम ऑफ 1 year कंटिन्यूअस सर्विस अप टू 6 months with medical certificate for common ailments। कम से कम 1 वर्ष की निरंतर सेवा वाले कर्मचारियों हेतु 6 माह तक EOL दिया जा सकता है। सामान्य बीमारियों हेतु यह EOL चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ दिया जा सकेगा।
up to 18 months with medical certificate for cancer, mental illness, pulmonary tuberculosis or pleurisy of tubercular origin, tuberculosis of any part of the body and leprosy। यही अवकाश 18 मंथ तक भी दिया जा सकता है बताई गई आपके स्क्रीन पर बताई गई बीमारियों के लिए, पर इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। Officials with 3 or more years continuous service up to 24 months, where the leave is required for the purpose of prosecuting studies certified to be in public interest। 3 या 3 से अधिक वर्ष की लगातार सेवा वाले अधिकारियों के लिए यह अवकाश 24 माह तक दिया जा सकता है, जहां अवकाश की आवश्यकता अध्ययन के प्रमाणित अभिनियोजन में लोकहित के उद्देश्य से है। Officials belonging to SC/ST, heads of department, may grant leave exceeding 3 months for attending the pre-examination training course at the centers notified by the government from time to time। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए विभाग अध्यक्षों द्वारा 3 माह से अधिक की अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। टू स्पेल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव intervened by any other kind of leave should be treated as one continuous spell for the purpose of applying the maximum limit। असाधारण अवकाश की 2 अवधि के बीच में कोई अन्य अवकाश पड़ने पर अधिकतम सीमा लागू करने के उद्देश्य से इसे एक निरंतर अवधि माना जाएगा। EOL may be granted to regularize period of absence without leave retrospectively। अब इस प्रेजेंटेशन का भाग 3 शुरू होता है। इस प्रेजेंटेशन के भाग 3 में शामिल किया गया है मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, लीव ऑन एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड और चाइल्ड केयर लीव। मैटरनिटी लीव संबंधी जानकारी लीव रूल में रूल 43 के अंतर्गत दी गई है। एडमिसिबल टू मैरिड अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और 180 days, admissible only to employees with less than 2 surviving children। यह अवकाश मैरिड और अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉइज के लिए भी दिया जा सकता है। इसे देने के लिए प्रेगनेंसी के समय ये 180 डेज के लिए दिया जाएगा। यह केवल उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं। B. Miscarriage, abortion, induced or otherwise 45 days in the entire service, admissible irrespective of number of surviving children। Application should be supported by a certificate from a registered medical practitioner for NGOs and from AMA for GOs। गर्भपात होना, यह मिसकैरेज या एबॉर्शन प्रेरित करके हुआ हो या किसी अन्य कारण से हुआ हो। संपूर्ण सेवा काल में कुल 45 दिन का अवकाश दिया जाएगा। नॉन गजेटेड कर्मचारियों के मामले में RMP द्वारा और राजपत्रित कर्मचारियों के मामले में प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र इसके लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। लीव इज नॉट डेबिटेड टू द लीव अकाउंट। यह अवकाश खाते में से नहीं काटा जाता, इसके लिए एक सेपरेट ही है अकाउंट। इट इज ग्रांटेड ऑन फुल पे। यह अवकाश पूर्ण वेतन के साथ प्रदान किया जाता है। इट मे बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड। जब यह अवकाश दिया जाता है तो इस अवकाश के साथ साथ अन्य प्रकार के अवकाश भी इसके अगले क्रम में जोड़े जा सकते हैं। Any leave
including commuted leave up to 60 days and leave not due, may be taken without medical certificate up to 2 years in continuation. किसी भी प्रकार का अवकाश 60 दिन की परिवर्तित अवकाश और अदेय अवकाश बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के लगातार 2 वर्ष तक इसके अगले क्रम में लिया जा सकता है. Counts as service for increment. इन्हें वेतन वृद्धियों के लिए इस अवकाश को सेवा के रूप में गिना जाएगा. Counts as service for pension. पेंशन के लिए इस अवकाश को सेवा के रूप में गिना जाएगा. In the case of officials to whom the provisions of employees state कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जिन कर्मचारियों पर लागू होता है उनके मामले में संगत अवधि हेतु अधिनियम के अधीन स्वीकार्य लाभों से अवकाश वेतन घटाया जाएगा. Not admissible for threatened abortion. संभावित गर्भपात के लिए संभावित एबॉर्शन के लिए यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा. एडमिसिबल फॉर इंड्यूस्ड एबॉर्शन. इंड्यूस्ड एबॉर्शन मतलब प्रेरित गर्भपात के लिए यह अवकाश स्वीकार्य है. लीव टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड. मतलब चाइल्ड को एडॉप्ट करने पर महिला सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला अवकाश. इस अवकाश संबंधी प्रावधान लीव रूल के 43B रूल में किए गए हैं. Granted to a female employee with fewer than 2 surviving children on valid adoption of a child below the age of 1 year for a period of 180 days immediately after the date of valid adoption from 22 July 2009. Child includes a child taken as ward under the Guardians and Ward Act 1890 subject to conditions. दिनांक 22/7/2009 से महिला कर्मचारी जिसके 2 से कम बच्चे हैं उन्हें 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को विधि मान्य तरीके से गोद लिए जाने की तारीख के तुरंत बाद 180 दिन की अवधि हेतु यह अवकाश प्रदान किया जाता है. संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अधीन यहाँ बच्चे से तात्पर्य एक बच्चा जिसे प्रतिपाल्य के रूप में लिया गया है. लीव सैलरी will be equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave. अवकाश वेतन अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व आहरित किए गए वेतन के बराबर होगा. This may be combined with leave of any other kind. यह अवकाश भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है. In continuation of child adoption leave, leave of the kind due and admissible including leave not due and commuted leave not exceeding 60 days without production of medical certificate for a period up to 1 year reduced by the age of adopted child on the date of legal adoption without taking into account the period of child adoption leave. बच्चा गोद लेने के अवकाश के क्रम में देय और स्वीकार्य अवकाश अदेय अवकाश और 60 दिन से अधिक न होने वाली परिवर्तित अवकाश सहित बच्चा गोद लेने की तारीख तक गोद लिए गए एडॉप्ट किए गए बच्चे की आयु को 1 वर्ष की अवधि से घटाते हुए शेष अवधि के लिए भले ही बच्चा एडॉप्ट लेने की छुट्टी कुछ भी हो दिया जा सकता है.
facility not admissible to the female employee already having 2 surviving children, the time of adoption. यदि एडॉप्शन के समय महिला कर्मचारी के 2 जीवित बच्चे हैं तो यह सुविधा स्वीकार्य नहीं होगी. लीव नॉट डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट. यह अवकाश किसी अवकाश खाते से डेबिट नहीं होता है. आइए अब समझते हैं पैटर्निटी लीव क्या है. एलिजिबिलिटी. मेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, apprentice are also eligible. Paternity leave is also admissible on valid adoption of a child below the age of 1 year. ऐसे पुरुष सरकारी कर्मचारी जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, प्रशिक्षु भी इसके पात्र हैं. 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को विधिमान्य गोद लिए जाने पर भी पितृत्व अवकाश स्वीकार्य है. ड्यूरेशन 15 days during wife's confinement, that is up to 15 days before or up to 6 months from the date of delivery of the child, and for 15 days from the date of valid adoption of a child. अवधि है पत्नी की प्रसव अवस्था के समय 15 दिन अर्थात बच्चे के प्रसव की तारीख से 15 दिन पूर्व अथवा 6 माह तक और 15 दिन हेतु किसी बच्चे को विधिमान्य गोद लिए जाने पर इसकी अवधि निर्धारित की गई है. लीव सैलरी इक्वल टू लास्ट पे ड्रॉन. अवकाश वेतन अंतिम आहरित वेतन के बराबर होगा. नॉट टू बी डेबिटेड टू द लीव अकाउंट may be combined with any other kind of leave except casual leave. यह अवकाश किसी अन्य लीव अकाउंट्स में से डेबिट नहीं होगा और इसे कैजुअल लीव के अलावा बाकी सभी प्रकार के अवकाश के साथ कंबाइन किया जा सकता है. इसके पहले भी जो लीव बताई गई, मैटरनिटी लीव और भी जो दूसरी लीव बताई गई, उन्हें भी कैजुअल लीव के अलावा अन्य सभी लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है. नॉट टू बी रिफ्यूज्ड नॉर्मली. साधारणतः इसे ग्रांट करने में मना नहीं किया जाता है. टू बी अप्लाइड अप टू 15 days बिफोर और अप टू 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड और डेट ऑफ वैलिड एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड. इफ the leave is not availed of within this period, it should be treated as lapsed. प्रसूति की तारीख से 15 दिन पूर्व या 6 माह तक और विधिमान्य तरीके से गोद लिए जाने की तारीख से 6 माह तक आवेदन किया जा सकता है. यदि इस अवधि के दौरान अवकाश का उपयोग नहीं किया गया, इसे समाप्त मान लिया जाएगा. Child includes a child taken as ward under the Guardian and Ward Act 1890 subject to condition. शर्तों के अधीन संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अधीन बच्चे से तात्पर्य एक बच्चा जिसे प्रतिपाल्य के रूप में लिया गया है. चाइल्ड केयर लीव. रूल 43C में चाइल्ड केयर लीव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं. आइए देखते हैं यह प्रावधान और इस लीव के लिए पात्रता तथा अन्य शर्तें क्या क्या है. एलिजिबिलिटी. टू वुमेन एम्प्लॉय मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 days ड्यूरिंग देयर एंटायर सर्विस फॉर टेकिंग केयर ऑफ अप टू 2 children, whether for rearing or to look after any of their needs like examination, sickness, etc. महिला सरकारी कर्मचारी के लिए जिनके नाबालिग बच्चे हैं उन्हें यह CCL दी जा सकती है. यह अवकाश केवल 2 बच्चों की देखभाल हेतु उनके पालन पोषण के लिए या उनकी आवश्यकताओं जैसे परीक्षा, बीमारी आदि में देखभाल करने के लिए है. उनके संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 730 दिन तक का CCL दिया जा सकता है.
CCL extended to single male parent also. CCL एकल पिता को भी दी जा सकती है। कंडीशंस, आवश्यक शर्तें। CCL shall not be admissible if the child is 18 years of age or older. यदि बच्चा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है तो संतान यानी CCL चाइल्ड केयर लीव स्वीकार्य नहीं होगी। लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। इसे किसी अन्य लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। CCL may also be allowed for the third year as leave not due and commuted leave up to 60 days without production of medical certificate. It may be combined with leave of the kind due and admissible. यह भी अन्य लीव के साथ आगे एक्सटेंड किया जा सकती है। CCL should be granted at 100% of salary for first 365 days and 80% of salary for next 365 days. CCL पर जाते ही पहले 365 डेज के लिए 100% सैलरी मिलेगा, उसके बाद अगले 365 डेज के लिए 80% सैलरी कर्मचारी को दिया जाएगा। Intervening holidays will count as CCL as in the case of earned leave. CCL के दौरान पड़ने वाले अवकाश को CCL का ही भाग माना जाएगा। May be granted to single mothers for 6 spell in a calendar year. CCL जो कि 3 बार तक एक कैलेंडर ईयर में दी जा सकती है, स्वीकृत की जा सकती है, उसे सिंगल मदर के मामले में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। From 13 June 2018 may not be granted for a period less than 5 days at a time. एक बार में 5 दिन से कम के लिए यह अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। कम से कम 5 दिन का अवकाश तो स्वीकृत होगा ही। CCL should not be sanctioned during provision period except in case of certain extreme situation and a minimal leave should be sanctioned. An employee on CCL may be permitted to leave headquarters with prior approval of competent authority. हेडक्वार्टर को छोड़ने की भी अनुमति पूर्व स्वीकृति लेकर ली जा सकती है। LTC may be availed during CCL. CCL के दौरान LTC अवेल की जा सकती है। An employee on CCL may proceed on foreign travel provided clearance from appropriate competent authorities as taken in advance. आइए अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, जिसमें शामिल किया गया है WRILL रिल, कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, रिल, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, hospital leave, special disability leave and sick leave subsumed in a new leave named work related illness and injury leave. अस्पताल छुट्टी, विशेष अपंगता अवकाश और बीमारी की अवकाश को कार्य से संबंधित बीमारी तथा इलनेस अवकाश नामक नए अवकाश में मिला दिया गया है। ड्यूरेशन है, फुल पे एंड अलाउंस विल बी ग्रांटेड टू ऑल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिल। रिल के कारण अस्पताल में भर्ती होने की संपूर्ण अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों को पूर्ण वेतन तथा भत्ते प्रदान किए जाएंगे। बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन रिल विल बी गवर्न्ड एज फॉलोज। अस्पताल में भर्ती के बाद अवधि के बाद निम्न आगे बताई जा रही शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। फुल पे एंड अलाउंस फॉर 6 months immediately following hospitalization.
हॉस्पिटल में भर्ती होने के ठीक बाद 6 माह हेतु पूर्ण वेतन, हाफ पे ओनली फॉर 12 months बियॉन्ड दैट, और उसके बाद के 12 माह के लिए केवल अर्ध वेतन। हाफ पे पीरियड में बी कम्यूटेड टू फुल पे विथ करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ हाफ पे लीव डेबिटेड फ्रॉम द एम्प्लॉइज लीव अकाउंट। अर्ध वेतन की अवधि के संदर्भित दिन की संख्या को अवकाश खाते से घटाते हुए पूर्ण वेतन में भी परिवर्तित किया जा सकता है। In the case of persons to whom the Workmen's Compensation Act 1923 applies, the amount of leave salary payable under RIL shall be reduced by the amount of compensation payable under that act. उन व्यक्तियों की जिन पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू होता है, रिल के अधीन देय अवकाश वेतन की राशि अधिनियम के अधीन देय क्षतिपूर्ति की राशि में से घटाई जाएगी। No EL or HPL will be credited during the period of that employee is on RIL. उस अवधि जिसके दौरान कर्मचारी रिल यानी WRILL लीव पर है, उसके लिए कोई भी अर्जित अवकाश अथवा अर्ध वेतन अवकाश जमा नहीं किया जाएगा। Special leave connected with inquiry on sexual harassment. Rule 48. रूल 48 में सेक्सुअल हरासमेंट के कारण स्पेशल लीव का प्रावधान है। शैल बी ग्रांटेड टू एन एग्रीव्ड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी अप टू मैक्सिमम ऑफ 90 days. Leave so granted shall not be debited against the leave account. आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर जांच की लंबित अवधि के दौरान पीड़ित सरकारी महिला कर्मचारी को अधिकतम 90 दिन की अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह अवकाश किसी अन्य अवकाश खाते में से डेबिट नहीं किया जाएगा। कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश। Casual leave is not a recognized form of leave and is not subject to any rules made by the Government of India. An official on casual leave is not treated as absent from duty and pay is not intermitted. आकस्मिक अवकाश को अवकाश का मान्यता प्राप्त प्रकार नहीं कहा गया है और भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन नहीं है। आकस्मिक अवकाश पर होने वाले अधिकारी या कर्मचारी को कार्य से अनुपस्थित नहीं माना जाता है और इसका वेतन भी नहीं रोका जाता है। कंडीशंस हैं, कैन बी कंबाइंड विथ स्पेशल कैजुअल लीव, वेकेशन, बट नॉट विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव। इसे स्पेशल कैजुअल लीव या वेकेशन, जो बीच में वेकेशंस पड़ते हैं, हॉलीडेज जिनको बोलते हैं, पब्लिक हॉलीडे, उनके साथ इसे कंबाइन किया जा सकता है, लेकिन अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ इसे कंबाइंड नहीं किया जा सकता। इट कैन बी कंबाइंड विथ ज्वाइनिंग टाइम, इसे कार्य ग्रहण काल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। संडेज एंड हॉलीडेज फॉलिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ कैजुअल लीव are not counted as part of casual leave. आकस्मिक अवकाश के बीच आने वाले रविवार और अवकाश के दिनों को आकस्मिक अवकाश का भाग नहीं माना जाता है। संडे, पब्लिक हॉलीडे, restricted holiday, weekly off can be prefixed, suffixed to casual leave. रविवार, सार्वजनिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश, साप्ताहिक अवकाश को आकस्मिक अवकाश के पूर्व तथा बाद में जोड़ा जा सकता है। Casual leave can be taken while on tour, but no daily allowance will be admissible for the period. दौरे के समय आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है, किंतु उस अवधि हेतु दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। Casual leave can be taken for
हाफ डे ऑल्सो। आकस्मिक अवकाश आधे दिन के लिए भी लिया जा सकता है। Essentially intended for short periods, it should not normally be granted for more than 5 days at any time except under special circumstances. मूल रूप से कम अवधि हेतु यह अवकाश आशयित है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतया किसी एक समय में 5 दिन से अधिक के लिए इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है। एलटीसी कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग कैजुअल लीव। आकस्मिक अवकाश के दौरान एलटीसी का उपयोग किया जा सकता है। एंटाइटलमेंट फॉर दोज एंटाइटल्ड टू 17 हॉलीडेज 8 डेज। जो 17 दिन के अवकाश के पात्र हैं कर्मचारी, उन्हें 8 दिन के लिए है। एम्प्लॉय विथ डिसेबिलिटी 4 डेज एक्स्ट्रा। यहाँ पर डिसेबिलिटी जिन कर्मचारियों के लिए है उन्हें 4 दिन के लिए अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं। फॉर दोज नॉट एंटाइटल्ड टू 17 हॉलीडेज 10 डेज। जो 17 अवकाश दिन के पात्र नहीं हैं उन कर्मचारियों को 10 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। Individuals appointed and joining duty during the middle of a year may avail of casual leave proportionately or to the full extent at discretion of competent authority. वर्ष के मध्य में नियुक्त किए गए और कार्यभार ग्रहण किए गए कर्मचारी आकस्मिक अवकाश समानुपातिक रूप से अथवा पूर्ण विस्तार तक सक्षम प्राधिकारी के विवेक से उपयोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट who have got some urgent work but do not require 1 day's leave can avail of half days casual leave. For this dividing line will be lunch break. आधे दिन के अवकाश के लिए जो कर्मचारी आकस्मिक अवकाश चाहते हैं उनके लिए इसके लिए डिवाइडिंग लाइन लंच ब्रेक मानी जाएगी। कैजुअल लीव में आगे है, इफ हाफ डे CL इज फॉर द फोरनून द ऑफिशियल कैन अटेंड ऑफिस इमीडिएटली आफ्टर द लंच ब्रेक। इफ इट इज फॉर द आफ्टरनून कैन लीव ऑफिस एट द कमेंसमेंट ऑफ लंच ब्रेक। यदि आकस्मिक अवकाश फोरनून के लिए लिया गया है तब कर्मचारी को लंच ब्रेक के तुरंत बाद कार्यालय में उपस्थित होना होगा। यदि कैजुअल लीव आफ्टरनून के लिए लिया गया है तब कर्मचारी कार्यालय को लंच ब्रेक के बाद छोड़ सकता है, लंच ब्रेक की शुरुआत में छोड़ सकता है। हाफ डेज CL शुड बी डेबिटेड टू द CL अकाउंट फॉर ईच लेट अटेंडेंस। हाउएवर late attendance up to an hour for not more than 2 occasions in a month can be condoned by the competent authority if convinced that it is due to unavoidable reasons. प्रत्येक विलंबित उपस्थिति हेतु आधे दिन की आकस्मिक अवकाश को अवकाश के अकाउंट में से डेबिट कर लिया जाएगा, लेकिन 1 माह में 2 अवसरों की विलंबित उपस्थिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ की जा सकती है यदि वे सहमत हों कि ऐसा अपरिहार्य कारणों से किया गया है। In case where even debiting half days casual leave does not ensure punctual attendance of the official, disciplinary action can be taken in addition to debiting half days casual leave. उन मामलों में जहां आधे दिन का आकस्मिक अवकाश को डेबिट करने के बाद भी कर्मचारी की समय की पाबंदी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, आधे दिन आकस्मिक अवकाश को डेबिट करने के अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। कंबाइनिंग विथ EL, अर्जित अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश को जोड़ना। Officials who have got only half days CL at credit when applying for half days casual leave for the afternoon of a day should ensure that
they attend office next day. Since CL cannot combine with EL, however, if due to sickness or other compelling grounds he is not able to attend office the next day, combining with earned leave can be permitted as an exception. यहाँ एक अपवाद की चर्चा की गई है। कर्मचारी जिनके अकाउंट में CL अकाउंट में केवल आधे दिन का आकस्मिक अवकाश ही बाकी है, दोपहर के बाद का अवकाश के लिए जब वे आवेदन पत्र दे रहे हों, यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले दिन वे कार्यालय में जरूर उपस्थित होंगे, क्योंकि आकस्मिक अवकाश अर्जित अवकाश के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन यदि अस्वस्थता या अपरिहार्य कारणों से वह अगले दिन कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो अर्जित अवकाश के साथ इसे जोड़ना विशेष परिस्थिति में अनुमत किया जा सकता है। Officials who have already applied for and got sanctioned the leave due and admissible from a particular day should not be granted half days casual leave for previous afternoon. रूल 11 कहता है, जिन कर्मचारियों ने देय तथा स्वीकार्य अवकाश के लिए पहले से ही किसी विशेष दिन हेतु आवेदन पत्र दिया था और मंजूरी भी प्राप्त कर ली थी, उन्हें पिछले आफ्टरनून के लिए आधे दिन का अवकाश यानी आकस्मिक अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता है। स्पेशल कैजुअल लीव, विशेष आकस्मिक अवकाश। विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। आइए समझते हैं ये प्रावधान कौन कौन से हैं। स्पोर्ट्स इवेंट 30 डेज इन अ कैलेंडर ईयर। स्पोर्ट्स इवेंट के लिए विशेष अवकाश 30 दिनों के लिए एक कैलेंडर ईयर में दिया जा सकता है। कोचिंग और ट्रेनिंग कैंपस, participating in program of adventure sports, similar activities by CCS, CSB. 10 days in any 1 year in interministerial and interdepartmental tournament. Period in excess of 30 and 10 days, जो 30 दिन और 10 दिन यहाँ बताए गए हैं, इनसे अधिक का अवकाश यदि कर्मचारी लेता है तब उसे एक रेगुलर लीव के रूप में, यानी एक्सेस जो लीव ली गई है उसे एक रेगुलर लीव के रूप में ट्रीट किया जाएगा। कल्चरल एक्टिविटीज 30 डेज इन 1 कैलेंडर ईयर ऑल इंडिया और इंटर स्टेट कैरेक्टर ऑर्गेनाइज्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सिंगिंग एंड डांसिंग कंपटीशन रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बॉडीज। 30 दिनों की अवधि इसमें दी गई है। स्पेशल अवकाश पर जा सकता है कर्मचारी सिंगिंग और डांसिंग कंपटीशन रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल जो कि ऑर्गेनाइज किए गए हों भारत सरकार या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बॉडी के द्वारा। माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस, इनके लिए भी 30 दिनों का एक कैलेंडर ईयर में स्पेशल कैजुअल लीव का प्रावधान किया गया है। यह ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग अप्रूव्ड होना चाहिए इंडियन माउंटेनियरिंग और ऑर्गेनाइज्ड बाय फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए भी विशेष अवकाश का प्रावधान है। 5 वर्किंग डेज मैक्सिमम। फॉर वसेक्टोमी ऑपरेशंस इफ द अंडरगोज द सेड ऑपरेशन फॉर अ सेकेंड टाइम ड्यू टू फेलियर ऑफ फर्स्ट, another 5 वर्किंग डेज विल बी एडमिसिबल। यह बात मेल एम्प्लॉय के लिए हो रही है। मेल एम्प्लॉयज के लिए 5 कार्य दिवसों का प्रावधान है। 21 दिनों का भी प्रावधान है फॉर अंडरगोइंग रिकेनलाइजेशन ऑपरेशन। 3 वर्किंग डेज इफ हिज वाइफ अंडरगोज ट्यूबेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी और सल्पिंगटोमी
operation, the leave should follow the date of operation. 10 working days admissible for tubectomy, laparoscopy. If she undergoes the operation for a second time due to failure or first, maximum of 10 working days will be admissible for second time. फीमेल एम्प्लॉय के लिए 10 कार्य दिवसों की यहाँ प्रावधान किया गया है। 10 अन्य कार्य दिवसों का प्रावधान है एडमिसिबल फॉर सेल्फिंगेक्टोमी ऑपरेशन आफ्टर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, नॉट एडमिसिबल इफ मैटरनिटी लीव इज अवेल्ड। 1 दिन ऑन द डे ऑफ IUCD IUD इंसर्शन री-इंसर्शन। 21 days for undergoing recanalization operation, 1 day on the day of operation when her husband undergoes vasectomy operation. Re-employed ex-servicemen, इनके लिए 15 दिन 1 साल में प्रावधान किया गया है। To appearing before medical resurvey boards for assessment of disability pension, to attend artificial limb center for replacement of artificial limb for treatment of injury sustained during operation. यूनियन एंड एसोसिएशन एक्टिविटीज के लिए भी विशेष अवकाश का प्रावधान किया गया है। 20 days to the office bearers of union for participation in activities of union, 10 days to outstation delegates for attending meeting, 5 days to local delegates and members for attending meeting, 10 days leader of the staff side of JCM and secretary from staff side. Union association activities in P&T department, 20 days, 12 days. Delegates to All India Conference, Circle Conference, member of Executive Council to attend such conference meeting, members from outstation to attend monthly meeting with heads of circle. To not more than 2 members, 12 days के बारे में बात की जा रही है। To not more than 2 members of the unions coming from outstation to attend divisional level meeting. Natural calamities and बंद, प्राकृतिक आपदा और बंद के समय स्पेशल कैजुअल लीव का प्रावधान है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट में ग्रांट स्पेशल कैजुअल लीव टू एम्प्लॉयज रिसाइडिंग एट प्लेस 3 miles away from their office when they are unable to attend office due to dislocation of traffic arising out of natural calamities, band, etc. If official applies for leave for genuine reason, medical ground, etc., for the days of the band, he may be granted the leave admissible including casual leave and not special casual leave. Meeting with cooperative societies, 10 days in a calendar year. Members, delegate members, managing committee members and office bearers posted outside headquarters of the society. इसके साथ मिनिमम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर जर्नी भी ऐड होगा, आइदर फुल डे और आफ्टरनून और फोरनून फॉर दोज पोस्टेड एट द सेम स्टेशन कैन बी कंबाइंड विथ CL only and not with other kind leave. Sundays, holidays intervening will form part of special CL. Activities in connection with Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, 20 days in a year for participating in certain activities of the Parishad, including of the period of journey involved. इलेक्शन के संबंध में भी स्पेशल CL का प्रावधान है। यहाँ 1 day है। ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन बाय इलेक्शन टू लोकसभा स्टेट असेंबल, employee enrolled as voters in constituency but having offices in another constituency
on the day of election in their home constituency if their office is not closed on that day. यदि कर्मचारी का कार्यालय उस दिन बंद नहीं है तब केवल एक दिन, जिस दिन इलेक्शन का दिन है और वोट दिया जाना है, तभी उस दिन के लिए उसे स्पेशल CL दी जाएगी. डिफरेंटली एबल्ड, नॉट मोर देन 10 days in a calendar year to attend conference, seminar, training, workshop related to disability and development program, national and state level agencies. Absence in excess may be treated as regular leave, due and admissible. It can also be combined with regular leave. Additional CL of 4 days to be treated as special casual leave. ब्लड डोनेशन के लिए भी स्पेशल CL का प्रावधान किया गया है. 4 times in a year for that day only in working day. To donate blood to recognized and licensed blood bank on submission of valid proof of donation. स्पेशल कैजुअल लीव में कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए हैं. ट्रेनिंग एंड ड्यूटी एज मेंबर ऑफ ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड ऑक्सिलरी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सच एज होम गार्ड, नेशनल वॉलंटियर्स कॉर्प्स एटसेट्रा. Period spent in camp to join the urban units of territorial army not exceeding 40 days. टेरिटोरियल आर्मी इसके लिए 14 दिन से अधिक नहीं. ट्रेनिंग एज अ मेंबर ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड. इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एक्चुअल रिक्रूटमेंट, कमीशनिंग इन द अर्बन यूनिट ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी to the extent not covered by ordinary casual leave due. Training with PNT units of Territorial Army. Participants in Republic Days, parade and rehearsal thereof as members of St. John's Ambulance Brigade. इन सभी प्रावधानों में हमने देखा स्पेशल कैजुअल लीव का भी कुछ प्रावधान किया गया है ताकि कर्मचारियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सके. स्पेशल कैजुअल लीव में आगे देखते हैं. मेंबर्स ऑफ लोक सहायक सेना हु हैव वन सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट व्हेन रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक परेड, पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 14 days प्लस जर्नी टाइम टू दिल्ली एंड बैक टू हेडक्वार्टर. अटेंडिंग कोर्ट्स ऑफ लॉ एज जूरियर्स एंड असेसर्स with the permission of head of department. Combination of casual regular leave with casual leave. Combination of casual leave or regular leave, that is EL, HPL, etc. with special casual leave is permissible. But combination of both casual leave and regular leave with special casual leave is not permissible. LTC during special casual leave. LTC can be availed of during special casual leave. विशेष आकस्मिक अवकाश के दौरान LTC पर कर्मचारी जा सकता है. पार्ट 5 स्टडी लीव. आइए अब चलते हैं पार्ट 5 में. पार्ट 5 में स्टडी लीव को शामिल किया गया है. स्टडी लीव. स्टडी लीव की शुरुआत रूल 50 से होती है. एडमिसिबिलिटी. गवर्नमेंट सर्वेंट विथ नॉट लेस देन 5 years सर्विस फॉर अंडरगोइंग अ स्पेशल कोर्स कंसिस्टिंग ऑफ हायर स्टडीज और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन अ प्रोफेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट हैविंग अ डायरेक्ट एंड क्लोज कनेक्शन विद द स्फीयर ऑफ हिज ड्यूटीज or being capable of widening his mind in a manner likely to improve his ability as a civil servant. कम से कम 5 वर्षों की सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्य से सीधा और निकट संबंध रखने वाले या सिविल कर्मचारी के रूप में
उसकी योग्यता को संभवतः सुधारने के उपाय में उसके ज्ञान को विस्तृत करने हेतु उच्च शिक्षण से बने विशेष पाठ्यक्रम या व्यावसायिक अथवा तकनीकी विषय में विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु प्रदान की जाती है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभाग, प्रशासक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कोर्स शुड बी सर्टिफाइड टू बी ऑफ डेफिनेट एडवांटेज टू गवर्नमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पाठ्यक्रम लोकहित की दृष्टि से सरकार के निश्चित लाभ हेतु प्रमाणित होना चाहिए। The particular study or study tour should be approved by the authority competent to grant leave. अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम या अध्ययन दौरा अनुमोदित होना चाहिए। The official on his return should submit a full report on the work done during study leave. अपनी वापसी पर अधिकारी अध्ययन अवकाश के दौरान किए गए कार्य का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा। नॉट ग्रांटेड, किन कंडीशन में यह अवकाश ग्रांट नहीं होगा, आइए देखते हैं। फॉर स्टडीज आउट ऑफ इंडिया, इफ फैसिलिटीज फॉर सच स्टडीज एग्जिस्ट इन इंडिया, यदि ऐसा अध्ययन सुविधा भारत में उपलब्ध है तो भारत से बाहर अध्ययन हेतु यह स्वीकार्य नहीं होगा। टू एन ऑफिशियल ड्यू टू रिटायर विद इन 3 years, 5 years in case of CHS officers granted 36-month study leave of return from the study leave। 3 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे अधिकारी को अध्ययन अवकाश से वापस आने पर, CHS अधिकारियों के मामले में 5 वर्ष है यदि उन्हें 36 मंथ का अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया। टू सेम ऑफिशियल विथ सच फ्रीक्वेंसी एज टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टेक्ट विथ हिज रेगुलर वर्क और कॉज कैडर डिफिकल्टीज ओनिंग टू हिज एब्सेंस ऑन लीव। एक ही अधिकारी को बार बार अवकाश देना जिससे अवकाश पर अनुपस्थिति के कारण उसके नियमित कार्यों से उसका तारतम्य टूट जाता है या संवर्ग की कठिनाइयों का कारण बनता है, तब ऐसी स्थिति में स्टडी लीव को नहीं दिया जा सकता। The official should have satisfactorily completed period of provision and rendered not less than 5 years of regular continuous service include the period of provision। कर्मचारी ने परिवीक्षा अवधि को संतोषप्रद ढंग से पूर्ण कर लिया तथा परिवीक्षा अवधि सहित कम से कम 5 वर्ष की नियमित निरंतर सेवा की हो, तब ऐसी स्थिति में स्टडी लीव दी जा सकती है। यहाँ से इस पॉइंट से हम ये देखने वाले हैं स्टडी लीव के लिए क्या क्या आवश्यक है। दिस विल नॉट डेबिट टू लीव अकाउंट, यह किसी अन्य लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। may be combined with any other leave due, but maximum period of continuous absence including vacation if any, but excluding extraordinary leave should not exceed 28 months generally and 36 months for study leading to PhD degree। किसी अन्य देय अवकाश के साथ सम्मिलित किया जा सकता है, किंतु निरंतर अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि विश्राम अवकाश सहित यदि कोई है, किंतु असाधारण अवकाश रहित सामान्यतः 28 माह से अधिक नहीं होगी और पीएचडी डिग्री अध्ययन के लिए 36 मंथ से अधिक नहीं होगी। मैक्सिमम पीरियड स्टडी लीव के लिए दिया गया है 36 मंथ फॉर CHS ऑफिशियल्स एंड 24 मंथ फॉर अदर in the entire service and may be granted at a stretch or in different spells। अधिकतम अवकाश की अवधि इसमें बताई गई है 36 मंथ है CHS ऑफिशियल और 24 मंथ है
अन्य कर्मचारियों के लिए। सैलरी इन इंडिया, भारत में यदि ये लीव लेकर इसका उपयोग किया जाता है तब सैलरी क्या होगी, देखते हैं। लीव सैलरी विल बी इक्वल टू पे लास्ट ड्रॉन, पिछले आहरित वेतन के बराबर इसमें लीव सैलरी होगी। डियरनेस अलाउंस एंड एचआर, नो स्टडी अलाउंस एडमिसिबल, स्टडी अलाउंस नहीं मिलेगा। स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप और रिम्यूनरेशन फॉर एनी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी लीव शुड बी एडजस्टेड। यदि किसी अन्य रोजगार में कर्मचारी लगता है पार्ट टाइम के रूप में, तब उसे अन्य रोजगार से मिलने वाले वेतन को लीव सैलरी में एडजस्ट किया जाएगा। रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट आफ्टर स्टडी लीव और नॉट कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, यहाँ 3 कंडीशंस बताई गई हैं। स्टडी लीव के दौरान कर्मचारी रेजिग्नेशन देता है या स्टडी लीव के तुरंत बाद सेवानिवृत्त होता है या फिर उसके द्वारा कोर्स कंप्लीट नहीं किया जाता, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, आइए देखते हैं इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। An official who after availing of study leave resigns from service or otherwise quits within 3 years after return to duty or does so without returning to duty at all from study leave or fails to complete the course of study should refund the actual amount of leave salary, study allowance, cost of fees, TA and other expenses, if any, incurred by government. Second, the actual amount of, if any, of the cost incurred by other agencies such as foreign government, foundation, trusts in connection with the course of study with interest thereon at the prescribed rates. In exception cases, the President may waive or reduce such recoveries. अध्ययन अवकाश का लाभ लेने के बाद जो अधिकारी सेवा से त्याग पत्र दे देता है अथवा कार्य पर वापसी के 3 वर्ष के भीतर छोड़ देता है या अध्ययन अवकाश से कार्य पर वापस आए बिना ऐसा करता है या अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करने में असफल रहता है, तो पहला अवकाश वेतन, अध्ययन भत्ता, शुल्क, यात्रा भत्ता और सरकार द्वारा वहन किया गया कोई अन्य खर्च की वास्तविक राशि उससे रिफंड की जाएगी, उससे वापस ली जाएगी। किसी अन्य एजेंसी जैसे विदेशी सरकारों, प्रतिष्ठानों, ट्रस्ट द्वारा अध्ययन पाठ्यक्रम के संबंध में खर्च की गई लागत की वास्तविक राशि यदि कोई है, नियत दर पर ब्याज सहित कर्मचारी को वापस लौटानी होगी, कर्मचारी से यह वसूल की जाएगी। असाधारण मामलों में राष्ट्रपति ऐसी वसूली में कमी अथवा रिलैक्सेशन प्रदान कर सकते हैं।